हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 12th के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे, उसका डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या उसके एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी दूसरे इसके पॉइंट्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर की हम पहले बात कर चुके हैं। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरह से डिटरमाइन होता है, उसके रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट्स की, उसकी किस पावर के अकॉर्डिंग, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की किस पावर के अकॉर्डिंग रिएक्शन की रेट चेंज होती है, इससे हम रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन चेंज की पावर है वो जीरो होती है और रिएक्शन की रेट अफेक्टेड नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ है वो किस तरह से दिया जाता है, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय के इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1। यानी अगर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है तो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 ले लेंगे, और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो जो कंसंट्रेशन चेंज है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर्स है उनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देयरफॉर डेफिनेशन क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, दोज रिएक्शंस इन विच सम ऑफ powers or we can say exponents of molar concentration change of reactants remains 1, विच इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट है तो उसकी पावर 1 ले लेंगे, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन चेंज की जो पावर्स है उनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उन सभी रिएक्शंस को हम किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस मानेंगे। इस रेट एक्सप्रेशन से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस रेट एक्सप्रेशन से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डबल कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कंसंट्रेशन को अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगी। कंसंट्रेशन को हम 4 टाइम्स कर देंगे तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो रेट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इट मीन्स इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस always rate of reaction is directly proportional to कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट। जितना कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे रिएक्टेंट की, यहाँ पावर 1 होती है, जितना कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे रिएक्टेंट के उतने ही रेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देयरफॉर अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करेंगे तो रेट भी 2 टाइम्स हो जाएगी, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करेंगे तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स करेंगे तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगी। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट थी वो कांस्टेंट थी, रेट कंसंट्रेशन के बिल्कुल क्या आ रही थी, पैरेलल आ रही थी। यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज से रिएक्शन की रेट पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज की बात टाइम के साथ करूं तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज किस तरह से आएगा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी। ये बात हम जीरो ऑर्डर में भी कर चुके हैं कि टाइम के साथ हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी चाहे रेट अफेक्टेड ना हो, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी। चाहे रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, चाहे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, कुछ भी है रिएक्शन का ऑर्डर, हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी।
दूसरा एक चीज़ मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही थी, वहाँ पर हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है, इस चीज़ के लिए हमने पढ़ा भी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीशन में इनफाइनाइट टाइम लेती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब भी हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो इसको टच नहीं करते यहाँ पर। इसलिए टच नहीं करते क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम में जाकर के 100%, क्योंकि टच करने का मतलब रिएक्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, रिएक्टेंट जीरो का मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस जो है वो इनफाइनाइट टाइम में 100% कंप्लीट होती है। इसका बाद में जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनफाइनाइट टाइम लेगी। नाउ ये तो है रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में क्या आ रहा था, यहाँ पर पावर जीरो, तो रेट कंसंट्रेशन चेंज से अफेक्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितनी होती है, 1, तो जितना हम इसमें चेंज करेंगे रेट में उतना ही चेंज आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो हमेशा जो रेट है वो कंसंट्रेशन चेंज की पावर 2 के अकॉर्डिंग, यानी कंसंट्रेशन के स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जितना हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग रेट चेंज होगी। जैसे मान लिया कंसंट्रेशन को हम डबल कर देंगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी, कंसंट्रेशन को हम ट्रिपल टाइम्स कर देंगे तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए रेट किस तरह से अफेक्टेड होती है कंसंट्रेशन चेंज से, उसकी बात की हमने। अब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शन अज्यूम कर रहे हैं, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इस तरह की भी रिएक्शन हो सकती है, या ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये भी रिएक्शन हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली, या 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली हो सकती है। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल भी हो सकते हैं और ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ इसको लेकर के चल रहे हैं कि वी हैव एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लाइक दिस, A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, therefore at time t is equal to 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैंने क्या मान लिया, A, और प्रोडक्ट को मैंने क्या मान लिया, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 रहेगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हाई रहेगी। आफ्टर t टाइम, कुछ टाइम के बाद A में से X के बराबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, X बन जाएगा। इसको इनिशियल को मैं A0 मान लूँ, जैसा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था। इसको हम R0 भी ले सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसको अगर मैं AT मान लूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसको R मान सकते हैं। तो X किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, यानी ये जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो किस पर है, T टाइम के बाद, तो किसके बराबर आ जाएगा, A0 माइनस AT के बराबर। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम T, टाइम T पर रिएक्शन की रेट दो तरह से दे सकते हैं। रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt, प्रोडक्ट की टर्म में dx अपॉन dt से देंगे और पॉजिटिव देंगे, रिएक्टेंट की टर्म में भी दे सकते हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट की टर्म में लेकर के चल रहे हैं। व्हाट इज dx, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 0 to x, एंड व्हाट इज dt, चेंज इन टाइम फ्रॉम 0 to t, कितना टाइम लगा इस कंसंट्रेशन चेंज में। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट किस तरह से देंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन चेंज ऑफ A की पावर 1, क्योंकि रिएक्शन किससे चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, तो पावर कितनी आएगी, 1। देन आफ्टर टाइम T, what will be concentration of reactant, concentration of reactant किसके बराबर है, A माइनस एक्स के, तो रेट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स की पावर 1, और रेट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, K1 इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप K भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, A माइनस एक्स की पावर 1, दिस इज रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा, ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 अगर माने और इसको इक्वेशन 2 माने तो दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेट को। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी।
देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 इंटू a माइनस एक्स की पावर 1। अब हम x की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स और k1 इंटू dt। दिस इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे? x का 0 टू x और टाइम का 0 टू t। लिमिट्स में यहाँ नहीं लिख रहा हूं। dx अपॉन a माइनस एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट k1 इंटीग्रेशन ऑफ dt। अगर हम लिमिट्स भी पुट करेंगे तो ये 0 टू x है और ये 0 टू t है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x यानी 1/x इंटू dx क्या होता है? ln x। नेचुरल लॉग में ln x लिखेंगे उसको। अब यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या है? a माइनस एक्स है, तो a माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? ln a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स। अब x का भी dx के रेस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन करेंगे। जब x का dx के रेस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? -1। तो ये बन जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t प्लस c1। व्हाट इज c1? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब c1 की वैल्यू निकालेंगे। जीरो ऑर्डर में भी हमने बात की थी कि c1 कांस्टेंट है, हम कंडीशन लगा करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो c1 के लिए कंडीशन क्या ले रहा हूं? एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x क्या है? क्योंकि हमें किसको? इस टर्म में t को और इस टर्म में x को लेना है। x 0 है तो x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस ln a माइनस 0 k1 t की जगह 0 प्लस c1। तो c1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस ln a। ये अपने किसकी वैल्यू आ गई? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो इक्वेशन अपने पास बन जाएगी माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t माइनस ln a। ये इक्वेशन बन गई अपने पास। इक्वेशन क्या आ गई? माइनस ln a माइनस एक्स k1 t माइनस ln a। अब लॉग की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे तो इसको इधर ले आऊंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा? ln a पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा? नेगेटिव ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t। और log m माइनस n, चाहे वो नेचुरली ये बेस e का log है, नेचुरल log है, चाहे 10 बेस का है, हमेशा m माइनस n क्या होता है? m अपॉन n। तो ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t। और इसको ऐसे लिख देंगे k1 t इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब a क्या था? a नॉट के बराबर और a माइनस एक्स किसके बराबर था? at के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा? k1 t इज इक्वल टू ln a नॉट अपॉन at। व्हाट इज a नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और a नॉट से भी एनसीईआरटी में इसको किससे लिखा जाता है? r नॉट से लिखा जाता है। a माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज a माइनस एक्स? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। उसको हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? at से। दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो रेट थी वो दो तरह से दी थी हमने, एक dx अपॉन dt और एक k1 इंटू a माइनस एक्स की पावर 1 से x की टर्म को एक तरफ कर लिया, dt को इधर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में अपने पास क्या आया? 1 अपॉन a माइनस एक्स
का इंटीग्रेशन होता है ln a माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 तो माइनस ln a माइनस एक्स k1 इंटू डी टी का t हो गया प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c1 की हमने वैल्यू निकाल ली, कंडीशन लगा करके क्या है c1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ln माइनस ln a, उसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। हम लोग की टर्म को एक तरफ कर लिया और a को क्या रखा a नॉट के बराबर और a माइनस एक्स को at के बराबर, तो these two equations are known as integrated rate equation for first order reaction। इसको आगे और ओपन कर लेंगे तो इसको बेस e का log है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे 10 बेस में। 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ln e इज इक्वल टू होता है 2.303 log ऑफ बेस 10। तो वापिस कैसे लिख सकते हैं हम, k1t इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, या तो ये लिख सकते हैं या k1t इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a नॉट अपॉन at। ये नेचुरल लॉग की टर्म में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये 10 बेस की टर्म में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल जनरली आता है बोर्ड के अंदर भी और कंपटीशन एग्जाम्स में भी खूब पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को फॉर्मूला यहीं से आया है, बस हमने क्या किया है नेचुरल लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट किया है। तो ये दोनों भी क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को मैं k1 की टर्म में यानी रेट कांस्टेंट की टर्म में लिखूंगा तो रेट कांस्टेंट की टर्म में क्या आएगा 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट अपॉन at। A naught initial concentration of reactant, AT concentration of reactant after time t। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ हो फॉर गिवन टाइम इंटरवल, सो फॉर गिवन टाइम इंटरवल क्या है, टाइम t1 टू t2। टाइम चेंज कहाँ से कहाँ तक बताया हमने, इनिशियल t0 होता है, उसके बाद किस हमारे से ये कहा कि रिएक्शन में जो टाइम इंटरवल है वो 10:05 से 15 मिनट के बीच के टाइम इंटरवल के लिए आप जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। 10:20 से लेकर के 10:45 के टाइम इंटरवल के बीच में रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी बात कर रहे हैं हम t1 से t2 की। कोई भी टाइम इंटरवल हमें दे रखा है, ये t1 से t2 है, इसमें मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसको a1 टू a2 चेंज लेकर के चल रहा हूँ। रिएक्शन हमने स्टार्ट की इनिशियल a नॉट से, टाइम t1 पर उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी रही a1, टाइम t2 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी आई a2। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो किस तरह से दी जाती है, k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि ज़्यादा में से कम टाइम को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, log ऑफ a1 अपॉन a2। एनसीईआरटी में r1 अपॉन r2 है, यहाँ पर हमने इसको क्या मान रखा है a1 अपॉन a2 के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो गिवन टाइम इंटरवल में अगर हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे जिसमें t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल t1 से t2 है, कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट का a1 से a2 है इस टाइम इंटरवल में। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गिवन टाइम इंटरवल हमारे पास आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम इसी से ड्राइव कर सकते हैं।
ये जो इक्वेशन है इसी से ड्राइव कर लेंगे। तो डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना है K1 इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log ऑफ A1 अपॉन A2। A1 concentration of reactant after time T1 and A2 concentration of reactant after time T2. Now we have Wilhelmi equation for first order reaction। अपने पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो थी ln A0 अपॉन A2। What is A0? Initial concentration of reactant और what is AT? Concentration of reactant after time t is equal to क्या था K1T। ln किसको लिखते हैं हम? log ऑफ E, बेस E का जो log होता है उसको ln लिखते हैं, is equal to K1T। Therefore A0 अपॉन AT इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास E की पावर K1T, बिकॉज लॉग की आइडेंटिटी है नेचुरल लॉग की, लॉग ऑफ बेस E A इज इक्वल टू, अगर x है तो अपने पास क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू E की पावर x आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, माइनस x होता तो ये माइनस x आ जाता। तो ये हमने एंटिटी यूज की है लॉग की इस कन्वर्जन में। नाउ AT को मैं यहाँ ले लूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी A0 इज इक्वल टू AT E की पावर K1T। और अब A0 जनरली हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम होती है, आफ्टर टाइम T अगर हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो वो हम कैसे मालूम करें? किसी भी गिवन टाइम पर हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो AT इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A0 अपॉन E की पावर K1T। देयरफॉर AT इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा A0 इंटू E की पावर माइनस K1T। और इसको CT भी लिख देते हैं, C0 E की पावर माइनस K1T। These both equations are known as Wilhelmi equation for first order kinetics। और जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव डीके होता है, वो भी सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग होती हैं। उसके केस में इसको क्या लिख देते हैं NT इज इक्वल टू N0 इंटू E की पावर माइनस लैम्डा T। व्हाट इज NT? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज आफ्टर टाइम T। व्हाट इज N0? इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज, लैम्डा इसका क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको ड्राइव किया जाता है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ किसका डिस्कशन किया है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसका डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जाम्पल्स हैं, उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन फॉर्मूलाज को यूज़ किस तरह से किया जाता है, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर करेंगे। सो आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।